वंदे मातरम मित्रों, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि पंजाब के वित्त मंत्री ने पंजाब के कर्मचारियों की तनख्वाह जो सीधे सरकार के द्वारा दी जाती है उसे आज 1 बजे तक देने का वादा किया था समाचार चैनलों पर, जो अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तब तक पूरा नहीं हो गया। ध्यान देने वाली बात है कि पंजाब सरकार जब से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में आई है और भगवत मान वहां के जब से मुख्यमंत्री और केजरीवाल कमांडिंग इन चीफ के भूमिका में आए हैं, तब से वहां पर सरकारी कर्मचारी जो सीधे सरकार से तनख्वाह लेते हैं, पंजाब सरकार से, उनकी तनख्वाहों में रुकावटें आ रही हैं। लोगों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिला। उसके अलग जो निगम के कर्मचारी हैं या जो और सोसाइटी के कर्मचारी हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं है, वो सब लोग अपना तनख्वाह को यथावत पा रहे हैं। मतलब पंजाब सरकार का वित्तीय व्यवस्था इतना चरमरा गया है कि उसके अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने की स्थिति नहीं। हास्यास्पद और गंभीर चर्चा का विषय वो इसलिए था कि मैं जिस समाचार चैनल पर पंजाब के वित्त मंत्री का बयान सुन रहा था कि आज लंच तक सब लोगों का सैलरी मिल जाएगा, वहां के पंजाब कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष ने जब उनसे वार्ता किया कि आप इतने महीने का नहीं दे, बोला जो सब भूल जाइए, 1 बजे तक का इंतजार कीजिए। उसके बाद चैनल को होता है ना कि ठीक है लेते हैं एक ब्रेक। तो मैं रिमोट ढूंढने लगा क्योंकि मैं कंसल्टेट हो गया था केजरीवाल के बवाल की बात सुनने के लिए, तो मेरा रिमोट नहीं मिला। तब तक विज्ञापन आया और उस पर भगवत मान ने कहा कि जब मैं पंजाब में घुमा करता था चुनाव से पहले, तो लोग अपनी बिजली की बिल लंबी 800, 700, 500, 1500, 1000 रुपये की दिखाते थे। तो हमें बड़ा दुख होता था और हमने कहा कि आम आदमी की सरकार आने दीजिए, ये सारी बिजली की बिलें माफ कर देंगे। तो अब आपका इस महीने से बिजली की बिल पूरा माफ है। मतलब एक तरफ सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने भर का राजकोष में पैसा नहीं है और दूसरी तरफ बिजली के बिल माफ, एजुकेशन हाफ और सब कुछ साफ जैसा स्लोगन टीवी पर करोड़ों रुपए दे करके कहा जा रहा है। और आप जो भी समाचार देखेंगे, चाहे वो हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, भोजपुरी में हो, पंजाबी में हो, हरियाणवी में हो, मराठी में हो, तेलुगु, मतलब जिस भी भाषा में आप चैनल देखेंगे, सिनेमा देखें, समाचार देखें, मतलब अगर आप टीवी देख रहे हैं तो इस सवाल और इस विज्ञापन को जरूर देखेंगे कि आने दीजिए आम आदमी की सरकार, बिजली का बिल आपका माफ होगा। मतलब जितने रुपए का विज्ञापन पर खर्चा हो रहा है उससे कम ही में राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह मिल जाएगी। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की लत लगी हुई है, क्योंकि दिल्ली में मुफ्त का स्लोगन दे करके केंद्र से पैसा लेता है और कर्मचारियों को बांटता है और स्वयं को वाहवाही करता है। लेकिन पंजाब में ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पंजाब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, वो स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र राज्य की अपनी स्वतंत्रता है वित्तीय लेन देन, वित्तीय व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन करने की। मतलब राज्य सरकार अपने कर लगाती है, अपना टैक्सेस लगाती है, आमदनी का उसका खुद का स्रोत है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और केंद्र से मिलने वाले फंड, और उसको उसी में सारा काम करना होता है, सारे खर्चे चलाने होते हैं। जब अपने पर पड़ी तो कहा जाता ना नानी याद आई। लेकिन अभी भी केजरीवाल देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है और जहां से आमदनी आने के स्रोत है उसको राजनीतिक लाभ के लिए मुफ्त करने पर तुला है। और अगर दिवालिया होती है राज्य तो क्या करेगा? श्रीलंका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिस तरह से पहले फ्लाइट से चले गए, ये भी चला जाएगा क्योंकि इतनी पैसा तो इसके पास आ ही गया है। सोचना है आपको है कि ये आपके भले की है कि आपके बुरे की है, बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या समझाएगा। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय ये था कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की एक प्रस्ताव पर पूरा राजनीतिक बवाल मच गया है। मतलब प्रस्ताव एक छोटे से अधिकारी स्तर पर आया हुआ है नई दिल्ली नगर पालिका का, उसमें कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का योगदान नहीं है, लेकिन प्रश्न पूरे राष्ट्रपति के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और सारे विपक्ष करने लगे। प्रस्ताव ये है कि भाई राजपथ को अब कर्तव्य पथ नाम दे दिया जाए।
2 मिनट उसका इतिहास जान लीजिए कि वो है क्या। मित्र, जब इस देश में गुलामी थी तो रासीना हिल के पहाड़ी पर अंग्रेज के वायसराय रहते थे, वहां से राजा निकलते थे। इंडिया गेट तब नहीं था बना हुआ, ये सीधा जाते थे, जो स्टेडियम नेशनल स्टेडियम बनी है वहां पर वो खेलने के लिए जाते थे। इस सड़क पर जो आज इंडिया गेट के आगे मतलब नेशनल स्टेडियम से लेकर के राष्ट्रपति भवन जो तब वायसराय हाउस था का सीधा रास्ता था, उस पर राजा चलते थे, इसलिए उसका अंग्रेजी नाम था किंग वे, मतलब राजा का पथ। जब देश आजाद हुआ तो उसका नाम राजपथ कर दिया गया। जैसे कांग्रेस की महारानी सोनिया गांधी जिस रास्ते पर रहती हैं, अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उसमें रहते हैं, रामविलास पासवान जी वाला घर में शरद पवार का वहां घर है, मतलब बहुत सारे घर। उस रोड का नाम जो अभी जनपथ है, उस सड़क का नाम क्वीन वे था, मतलब ये राजा का पथ था, वो रानी का पथ था। तो रानी के पथ को हमने जनपथ किया, जहां पर अब आजकल जनदेवी रह रही है, कांग्रेस की देवी श्रीमती सोनिया गांधी जी, और राजा के पथ को हमने राजपथ कर दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी का कहना था कि भाई अब ना तो राजा रानी और गुलाम नाम का तो कोई चीज रहा नहीं, और अंग्रेजी हुकूमत गुलामी के किसी भी प्रतीक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चूंकि हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हमको स्वतंत्रता हासिल है, तो उसको हम अपने हिसाब से करेंगे, उसको हटाएंगे। तो उन्होंने कर्तव्य पथ कर दिया, क्योंकि अब वो जो रास्ता है वो कर्तव्य पथ की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसी रास्ते पर दोनों तरफ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, पार्लियामेंट है, सारे मंत्रालय है, कृषि भवन, विज्ञान भवन, उद्योग भवन, वो जो दोनों मंत्रालय में बहुत सारे मंत्रालय है, दोनों ऑफिसों में उद्योग, वो उसी पथ पर है। उसी पर वायुसेना बाग है, रेल भवन है, वो सब उसी पथ पर है। तो वहां पर कर्तव्य पथ होना बिल्कुल आवश्यक है, और ठीक ही नगर पालिका ने उसका नाम सुझाया, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहिए, लेकिन आप आलोचना कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जो लोग राजशाही जैसे राज करने के आदी हो गए हैं, वही लोग राजपथ के नाम बदलने से परेशान हैं, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो लोकतंत्र में भी राजशाही की तरह से काम करते हैं और राजा की तरह से जीवन यापन करते हैं। जनता जाए भाड़ में, उन्हें उसे कोई मतलब नहीं है। वो अब के राजा है, वर्तमान राजा है, बेशक वो राजा माँ के पेट से ना जन्मा हो, लोकतंत्र के बोझ से जन्मा हो, लेकिन स्वयं को राजा मानता है, इसीलिए अभी भी उस राजपथ को राजा का पद बनाए रखने में भरोसा करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक मूल्यों को मानते हैं और उनका एक कर्तव्य परायणता का इतिहास है और कर्तव्य परायणता में निपुणता हासिल है, इसीलिए वो उसको कर्तव्य पथ का संज्ञा दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री के मंशा को भाप करके और उनके काम करने के तरीका को जान करके नई दिल्ली नगर पालिका ने उनके इच्छा के अनुरूप उस राजपथ का नाम, जो पहले किंग वे था अब राजपथ हुआ, अब कर्तव्य पथ कल से ऑफिशियली हो जाएगा। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक के नाम महातो कल उस कर्तव्य पथ का उद्घाटन होगा और साथ साथ सेंट्रल विस्टा के उस बड़े बृहद प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन होगा, जिसकी सुंदरता आज टीवी में दिखाई गई थी। हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं और हमारे घर से थोड़ी दूर पर है, और वैसे भी हम लोग आते जाते रहते हैं वहाँ, तो हमारे लिए कोई बड़ा दुरूह और मुश्किल काम नहीं है उसको देख लेना, और हम देख सकते हैं। खैर, आज एक बात और महत्वपूर्ण थी, वो थी कि बिहार में नए नए लालू जी की भतीजा बने राष्ट्रीय जनता दल के चश्मो चिराग तेजस्वी प्रताप यादव के विधायक के सगे भाई ने आज खनन विभाग के सचिव को जान से मारने की धमकी उनके ऑफिस में जाकर के दी। सारी लाव लश्कर के साथ पूरी स्टाफ वहां पर थी, कोई अकेले में फोन पर मैसेज पर नहीं था। वो ऑफिस में गए और बोले कि भाई आप हमारी पार्टी की सरकार आ गई है और तुमको पता है कि रंगदारी हमारा खानदानी काम है, अगर तुम मेरे रंगदारी में ऑब्जेक्शन करोगे तो सीधे जान से जाओगे। जो पहले लालू जी के जमाने में व्यवस्था चल रही थी कि कमाओ तुम और हमारे यहाँ पहुँचाओ, वो व्यवस्था कर लेना, नहीं तो फिर वो वाला इतिहास बहुत टाइम नहीं है। चूंकि अब हमारी सरकार आ गई है, हम उसको पुनर्निर्माण पुनर्वृत्ति ना करें, इसलिए पैसा पहुंचा देना, वरना जान से जाओगे। वो बेचारा खनन से जो परेशान है और त्राहिमाम कर रहा है।
मैं इसको महत्वपूर्ण विषय इसलिए नहीं माना कि अब ये पूरे देश को मालूम है कि जो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था वो वापस आ गया, और इसकी शुरुआत, इसकी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं किया था। जब तेज प्रताप यादव ने अपने लोगों की संख्या का अनुमान लगाया कि हमारे पास बिहार भर में 10-15 लाख तो होंगे बेरोजगार लोग, जो हमारे पिताजी के जमाने में रोजगार पा गए थे, अपहरण, बलात्कार, चोरी, छिनताई, गाड़ी रोकना, जबरदस्ती बस को रोक करके होटल पर खाने का आदेश करना और आना शराब दाम लेना जैसे वगैरह वगैरह और बहुत वगैरह, तो उन लोगों को हम वापस रोजगार में लगा देंगे। तो नीतीश कुमार ने कहा कि भाई सिर्फ 10 लाख में, और जो हमारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी में हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने जैसी संगूफा छोड़ना पड़ा था, उन लोगों का उनको भी तो दो। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, दोनों लोग मिल गए, चाचा भतीजा मिल गए, तो लोग क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, हम दोनों राजी तो क्या करेगा काजी। उसी सोच के अनुसार नीतीश कुमार ने कहा कि फिर हम 20 लाख लोगों को देंगे, क्योंकि रोजगार तो है, और उसी की पूर्ति के लिए और उसी काम के लिए रोजगार चालू हो गया है। बिहार में अपहरण, छिनताई, जान से मारने की धमकी और सारे काम, यहाँ तक कि लोग बैंक से निकल रहे हैं तो सरेआम मार दिया जा रहा है, स्टेशन पर जाकर मार, मतलब तब से ये होने लगा है। और अब ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए नहीं कि इसको दुनिया जान चुकी है, ये वाकिफ है, इसलिए मैंने इसको महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं बनाया। महत्वपूर्ण मुद्दा तो आज श्रीमान राहुल गांधी ने ही दे दिया पूरे देशवासी को। अब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा नहीं। मित्रों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री, अपने अंदर ऑरेगेंस से भरे हुए, मतलब घमंड से फूले हुए श्री राहुल गांधी, मतलब राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी ने आज कन्याकुमारी से भारत जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। उनके साथ 60-70 वातानुकूलित कंटेनरें चलेंगी, जिसमें एयर कंडीशन सुविधा है और सारा ऐसो आराम का है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग फूल जैसे नाजुक है, वातानुकूलित में रहते हैं, वो जमीन पर सोने वाले लोग नहीं है, कैसे सोएंगे। तो वो व्यवस्था मुझे बहुत आश्चर्य लगा। आश्चर्य लगा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से क्यों सुनते, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो उन्होंने रूट दिया वो तो अखंड भारत है, वो तो खंडित हुआ नहीं है। और वो मतलब माशाअल्लाह बड़ा मजबूत और मजबूती से काम कर रहा है। बल्कि कांग्रेस पार्टी और अब तक 1952 से लेकर के आज तक जो भारत के ही एक राज्य जम्मू कश्मीर में जो अलग निशान, अलग विधान और अलग संविधान था, नरेंद्र मोदी के प्रयास वो भी समाप्त हो गया। मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से असम तक, ये जो अब संपूर्ण भारत है, समग्र भारत है, उस पर एक ही संविधान लागू है और सब अब एक ही है, तो उसमें जुड़ना क्या है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है राहुल गांधी को कोई वीजा प्रॉब्लम आ गया हो, या पाकिस्तान की स्थिति की आकलन करके वहां न गए हो और यहीं से आगे शुरुआत करें। क्योंकि अगर आपको भारत जोड़ना है तो आप उस हिस्से से शुरुआत करें ना जहां से भारत टूटा था और किसी और ने नहीं तोड़ा था। आपके पूज्यवर माता पिताजी के पूजनीय नाना जी ने तोड़ा था। मतलब आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भारत के 2 टुकड़ा हुआ था, क्योंकि उनके सगे मित्र, बाल सखा, विलायत के पड़े हुए मित्र, जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था और जवाहर को भी प्रधानमंत्री बनना था। और इन दोनों के कमजोरियों की वजह से अपना मान चुके महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा कि भाई मेरे दोनों ही शिष्य शागिर्द है और मेरी कमजोरी है ये दोनों के दोनों, जीना और जवाहर, मैं इनके बगैर रह ही नहीं सकता, कल्पना ही मेरी नहीं हो सकती अगर मेरे जीवन से जवाहर और जीना को हटा दिया जाए। किन कारणों से ये आप सब जानते हैं, मैं क्यों कहूं। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी की कमजोरी से आपको पता है, बेचारे बकरी के दूध पीते थे, तो मजबूती तो थी ही, और जब आदमी मजबूत होता है तो उसकी कोई कमजोरी भी होती है। तो उन्होंने कहा कि भाई देश के 2 टुकड़े कर दिया जाए और एक का प्रधानमंत्री अपने एक शागिर्द को और दूसरा शागिर्द को दूसरे का बना दिया जाए। तो ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जो भारत टूटा था, वो उनके प्रपौत्र को वहां से जोड़ना शुरू करना चाहिए था। फिर वहां क्यों नहीं गए और अपने पूरे भाषण में ये क्यों नहीं कहा कि भाई जो मेरे पिताजी के पूजनीय नाना जी थे जो उनसे भूल हुई थी, अब हम उसको जोड़ेंगे। ये बात मुझे समझ में
नहीं आई। खैर, अब दूसरा प्रश्न जो मन में संशय उठ रहा है कि अगर राहुल गांधी का सोच वो नहीं है जो टूट चुका उसको जोड़ने का, जैसे पाकिस्तान टूटा उसमें से फिर बांग्लादेश टूटा, म्यांमार, मतलब अखंड भारत का नाम तो फिर वो चीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ये सब है ना। राजा रणजीत सिंह के जमाने में तो ये सारा का सारा था ना भाई संयुक्त भारत। तो अगर आप एक पदयात्रा निकालते जिसमें चीन भी होता, भारत भी होता, पाकिस्तान होता, बांग्लादेश होता, अफगानिस्तान होता, मंगोलिया होता, ये सब होता, जो पूरी अरब के सागर तक की सब अपना होता, तो आप अंतर्राष्ट्रीय नेता बन जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तब दूसरा प्रश्न कि क्या कोई ऐसा प्रयास हो रहा है कि भारत टूटने वाला है? आपको कहीं से यह आशंका है कि भारत टूटने वाला है, इसलिए उसको जोड़ने के लिए आपने पद के लिए पद यात्रा शुरू कर दिया है? नहीं तो मैं तो ये कहूंगा कि आपका वो पद के लिए यात्रा है, चूंकि आपके पास कोई पद नहीं है। आपकी परंपरागत सीट अमेठी की जनता ने आपको नकार दिया, ठुकरा दिया। वो तो दक्षिण भारत वालों ने कहा कि भाई चलिए राज्यसभा नहीं सही, लोकसभा ही सही, आपको भेजा जाना चाहिए, क्योंकि सदन में होना जरूरी है। और दक्षिण भारत के लोगों ने आपको सहारा दिया, नहीं तो आप तो बेसहारा हो जाते हैं। तो क्या इस तरह की कोई खुफिया सूचना आपके पास है? और अगर है तो संसद में सदस्य होने के नाते आपको सीधे संसद के फोरम पर इसको उठाना चाहिए। आप कई कमेटियों के मेंबर होंगे संसद सदस्य होने के नाते। इस सरकार के पहले मतलब आदरणीय मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, आप सुपर प्रधानमंत्री थे। उस जमाने में आप याद करिए अपनी पावर को कि भारत के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाला कैबिनेट नोट को आपने ऐसे फाड़ा जैसे आपके घर का चाय का बिल और नौकर ने कुछ फर्जी ज्यादा जोड़ दिया और आप गुस्से में फाड़ दिए। कैबिनेट नोट को आपने ऐसे फाड़ा, उस कैबिनेट नोट में आपके पिताजी से सीनियर लोग थे, आपके दादी जी के जमाने के लोग थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो आप सुपर से ऊपर थे। इस तरह की शक्ति वाला समर्थ वाला आदमी को सड़क पर भटकने की क्या जरूरत है? वो प्रधानमंत्री को सीधे फोन करे कि सुनिए नरेंद्र मोदी, हमारे पास एक सूचना आई है कि भारत टूटने वाला है, फिर वो आप इसको मजबूत करिए, हम भी साथ हैं और आप भी साथ रहिए, क्योंकि जब भारत रहेगा तभी तो हमारी राजनीति रहेगी। ऐसा क्यों नहीं किया? अब जब इन सब पहलुओं को मैंने विचार किया तो कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, भारत पहले से ज्यादा मजबूत है, भारत के लोग मजबूत हैं। नेता बेशक आपको तोड़ने, कमजोर करने और लाचार मजबूर करने का रोज रोज सतत प्रयास करे, लेकिन भारत और भारतीयता जिनमें भी कूट के भरी है वो सब के सब मजबूत है। तब श्रीमान राहुल गांधी की यात्रा का मतलब है कि वो पद के लिए यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी अब इस चीज को भाप गए हैं कि विपक्ष एकता के नाम पर राहुल गांधी को बाईपास करके बाकी लोगों को एक करने का बात कहा जा रहा है। मतलब चौटाला साहब ने जो एक रैली आहूत की है उसमें उन्होंने नीतीश कुमार को बुलाया है, लेकिन केजरीवाल और कांग्रेस को नहीं बुलाया। मतलब अब कई जगह जो लोग मीटिंगें करते हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि हम सब लोगों को कांग्रेस को छोड़ करके विचार करने की जरूरत है, गैर भाजपा गैर कांग्रेस की एक अलग गठबंधन बनाई जाए। और इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और मजबूत क्षेत्रीय दल इनमें समाहित हो रहे हैं। और अगर ये मजबूत हो गए तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस की स्थिति क्या होगी? तो अपना उसी खोई जमीन को तलाशने के लिए राहुल गांधी ने ये पदयात्रा किया है। और राजनीति में पदयात्राएं फलती फूलती हैं, लाभप्रद होती हैं, ये जरूर। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस ने जिस शख्स के साथ इस पदयात्रा को चालू किया है वही संशय के घेर में। मतलब राहुल गांधी 150 दिन, मतलब पूरे 5 महीने, करीब करीब आधा साल हो गया ना, 1 महीना कम, क्या एक जगह एक ड्यूटी पर कायम रह पाएंगे बिना विदेश गए हुए? क्योंकि राहुल गांधी महीना दिन से ज्यादा तो सदन का सत्र चल रहा होता तो नहीं होते हैं, पार्लियामेंट चल रहा होता तब भी वो विदेश यात्रा पर होते हैं। अब विदेश क्यों जाते मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एफिडेविट में उन्होंने कोई बिजनेस नहीं लिखा है कि भाई उस बिजनेस को देखने के लिए जाते हैं। एफिडेविट में उन्होंने कोई घर परिवार या कोई अपना सगा संबंधी उधर नहीं लिखा हुआ है। नानी थी वो भी बेचारी चल बसी। आप किनके यहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो राहुल गांधी जाने।
तो क्या 5 महीना लगातार राहुल गांधी भारत में रह जाएंगे, उस पदयात्रा पर लगातार फॉलो करेंगे उसको, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में पदयात्रा हो रही है। सोचने वाली विषय ये थी, तो आप सोचिएगा जरूर। मेरे हिसाब से पदयात्रा वो आदमी कर रहा है जिसका उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक सीट है। हरियाणा में साफे है, पंजाब में कुछ सीटें रह गई, महाराष्ट्र में कुछ सीटें हो गई। मतलब कुल मिला के जो आदमी 415 था वो 40 के करीब आ गया है। वो भी भारत जोड़ो अभियान का काम कर रहा है। और सबसे मजे की बात कि जिस आज़ादी के लड़ाई की पार्टी आप कहते हैं कि भाई संघ वाले बताए कि आज़ादी में आपका क्या योगदान था, हम आज़ादी की पार्टी हैं, अगर आपके बात को सही मान ली जाए तो इसी पार्टी ने देश के टुकड़े किए थे। तो जिस आदमी ने टुकड़ा किया वही जोड़ने का बात कर रहा है, ये हास्यास्पद है। मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आपको क्या लग रहा है। अंत में एक बात और कहूँगा कि केजरीवाल के एक बवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर के लीगल नोटिस को फाड़ दिया। इसको बदतमीजी कहना छोटा हुआ, बेहुदा कहना उससे भी ज्यादा छोटा हुआ। आप कोई उचित शब्दों का चयन करके मुझे बताएं, क्योंकि मेरे पास इसके हैसियत भर का शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बदतमीज, बेहुदा, बेवकूफ, नालायक, न कर रहा, यही कह सकता हूँ। और संजय सिंह के लिए सारे शब्द अलंकार बहुत छोटे हैं। जिस आदमी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की चिट्ठी को फाड़ा है, देश की जनता राजनीतिक रूप से उसकी चीर फाड़ करेगी, राजनीतिक चीर फाड़, ये मुझे भरोसा है। लेकिन आप क्या करेंगे जरूर विचार करेगा कि क्या आप एक ऐसे आदमी और ऐसे पार्टी का साथ देंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी का नोटिस फाड़ रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के प्रधानमंत्री का कैबिनेट का नोट फाड़ रहा है। ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत है जिनके पास संस्कार नहीं है, संवैधानिक सीट का सम्मान नहीं है। वो क्या करेंगे, विचार जरूर करिएगा, क्योंकि विचार करने से विचार बनता है, और जब विचार बनता है तो सरकार बनती है, और आपके मतलब भी बनती है और बढ़िया बनती है। आप बढ़िया सरकार बनाएं, निर्विवाद सरकार बनाएं, निश्चिंत सरकार बनाएं और निर्भय होकर के सरकार बनाएं। इन्हीं शब्दों, इन्हीं मनोकामना मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।